हेलो फ्रेंड्स, तो इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम जान लेते हैं क्या होता है। तो लॉ कहता है कि किसी भी सिस्टम का मोमेंटम होगा वो रिमेन्स कांस्टेंट, वो हमेशा के लिए कांस्टेंट रहता है जब तक कि उस पर कोई बाहर से अनबैलेंस्ड फोर्स ना लगाया जाए। ठीक है। मैं अगर स्टेट ऑफ रेस्ट में हूँ तो मैं स्टेट ऑफ रेस्ट में ही रहूँगा जब तक कि मुझे कोई बाहर से फोर्स नहीं लगाता। इसका मतलब मैं पहले भी उसी मोमेंटम पे था और बाद में भी उसी मोमेंटम पर ही रहूँगा जब तक कि एक्सटर्नल फोर्स काम नहीं करता है। कि मोमेंटम कभी बदलता नहीं है जब तक कि उस पर अनबैलेंस्ड फोर्स ना लगाया जाए। तो ये जो सिस्टम की हम बात कर रहे हैं, सिस्टम होगा क्या? तो कोई भी कॉम्बिनेशन ऑफ ऑब्जेक्ट, मान लीजिए कि आप रोड पे देखते हो एक ट्रक है और एक कार है, दोनों में जब कोलिजन होता है तो हम उन दोनों ऑब्जेक्ट को एक सिस्टम मान लेते हैं। वैसे ही हमने यहाँ पे दो बॉल लिया है, इनको मैंने एक सिस्टम मान लिया है। तो ये सिस्टम है m1 और m2 का, ठीक है, जो कि वेलोसिटी u1 और u2 से जा रहा था, जिसमें कि u1 ग्रेटर देन u2 है। अभी तक दोनों टकराए नहीं हैं, तो मैं कह सकता हूँ कि ये केस है बिफोर कोलिजन। ठीक है, बिफोर कोलिजन। वहीं अगर टकराने के बाद की बात करते हैं तो टकराने के बाद इन दोनों का वेलोसिटी बदल जाता है। u1 बन जाएगा v1, u2 बन जाएगा v2। तो इस केस में मैं इसको बोलूँगा आफ्टर कोलिजन। ठीक है। तो ये एक पहला सिस्टम है, ठीक, और ये दूसरा सिस्टम है। मतलब वही सिस्टम है लेकिन दूसरे केस में है, अलग स्टेट में है। ये टकराने से पहले का सिस्टम है और टकराने के बाद का वही सिस्टम है। तो बाहर से हमने कोई भी फोर्स अप्लाई नहीं किया है। सपोज कीजिए आपने इसको रोल करके दोनों को छोड़ दिया है, तो अब तो एक्सटर्नल फोर्स लग नहीं रहा, तो दोनों टकराएंगे कभी ना कभी, क्योंकि वेलोसिटी डिफरेंस है। टकराए, उनका वेलोसिटी चेंज हो गया, तो बाहर से कोई भी फोर्स तो नहीं है। अब हमें ये प्रूफ करना है कि इनका जो टोटल मोमेंटम है, ठीक है, इस सिस्टम का विल बी इक्वल टू द इनका टोटल मोमेंटम। मैं अगर बात करता हूँ इसका m1 v1, इसका है m2 v2, दोनों को इक्वल कर देंगे किसके, m1 u1 और प्लस m2 u2। ये अगर हमें मिल जाता है, दोनों ही आपस में इक्वल मिल जाता है, तो हम लोग समझ जाएंगे कि ये कंजर्वेशन ऑफ लॉ फॉलो करेगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कैसे स्टार्ट करोगे? पहला ऑब्जेक्ट कर लेते हैं, फॉर ऑब्जेक्ट ए या फॉर मास m1, इसके ले लो। तो इसका मोमेंटम आप ले लेते हो p1, क्या हो जाएगा, p1 के लिए हो जाता है m1 u1। ठीक है, या फिर मैं इसे मान लेता हूँ इनिशियल i के लिए और इसे फाइनल के लिए। तो pi1 ले लेंगे, pi1 m1 u1 हो गया। वैसे ही pi2 ले लेंगे, ये 2 है आपका, ये है m2 u2। ठीक, उसके बाद बात करेंगे दूसरे ऑब्जेक्ट की, फाइनल केस के लिए। इसको फटा दो, यहाँ आप लिख दो इनिशियल केस। इनिशियल मीन्स बिफोर कोलिजन, और मैं अगर फाइनल की बात करता हूँ इट मीन्स आफ्टर कोलिजन। तो pf1, इस केस में इस ऑब्जेक्ट के लिए मोमेंटम बताइए कितना हो रहा है, m1 v1। इस केस में मोमेंटम कितना हो रहा है, pf2 इक्वल्स टू m2 v2। ठीक है, ये दोनों का ही हम लोग अलग अलग मोमेंटम ले लिए। अब यहां से समझने के बाद हम लोग आगे चलेंगे। अब फॉर ऑब्जेक्ट m1, या सिर्फ मैं लेता हूं 1, ऑब्जेक्ट 1 के लिए चेंज इन मोमेंटम निकालो। आप क्या निकालोगे, चेंज इन मोमेंटम को आप रिप्रेजेंट करते हो डेल्टा पी से। तो इस ऑब्जेक्ट के लिए मोमेंटम में कितना चेंज हुआ ये बताओ, फाइनल माइनस इनिशियल। तो फाइनल में है आपका m1 v1 माइनस इनिशियल में है m1 u1। ठीक है, वहीं फॉर ऑब्जेक्ट बी की बात करता हूँ। फॉर ऑब्जेक्ट बी मीन्स ऑब्जेक्ट 2 की बात करूँगा इसका। तो इसका चेंज बताना है तुम्हें, फाइनल माइनस इनिशियल। तो डेल्टा पी, ऑब्जेक्ट 1 है तो p1, डेल्टा p2, इसका चेंज कितना हुआ, m2 v2 माइनस m1 u m2 u1, m2 v2। और ये मैं बात कर लेता हूँ u2 था u1 u2 v1 v2, तो माइनस m2 u2।
ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हम लोग का हो गया। अब बात आती है कि चेंज इन मोमेंटम से फोर्स कैसे निकाला जाए। अब समझ लो कि क्या हुआ। अगर ये इधर गया होगा, इससे टकराया होगा, इसने इस पर फोर्स लगाया, इस पर एक फोर्स लगा होगा। तो मैं इस फोर्स को दूसरे केस में बताता हूँ। M1 ने M2 पर फोर्स लगाया, तो इसे मान लो F2, और M2 ने M1 पर भी फोर्स लगाया होगा, इसे मान लेते हैं F1। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि हम लोग जानते हैं न्यूटन के थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग एक्शन और रिएक्शन साथ में होता है और अलग अलग ऑब्जेक्ट पे होता है। तो अब F2 निकालोगे, ठीक है, या पहले हम लोग F1 निकाल लेते हैं। F1 निकालने के लिए क्या करोगे? तो F1 हम जानते हैं सेकेंड लॉ से कि चेंज इन मोमेंटम, तो डेल्टा P1 ऑब्जेक्ट 1 के लिए चेंज इन मोमेंटम P1 है, और सपोज करो टाइम लगा है T। वहीं अगर आप निकालते हो F2, ये निकालते हैं, तो चेंज इन मोमेंटम F2 के लिए चेंज इन मोमेंटम डेल्टा P2 है। यहाँ डेल्टा P2 रखो, डिवाइड बाय टाइम रखो। अब अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ ऑफ मोशन, थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन्स थर्ड लॉ बोल सकते हैं हम लोग। अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ, सिंपल समझो आप। थर्ड लॉ में हम पिछले वीडियो में हमने देखा है कि दोनों ही फोर्स आपस में इक्वल भी होंगे बट ऑपोजिट भी होंगे। तो ऑपोजिट के लिए हम लोग लगाते हैं नेगेटिव, ठीक है, क्योंकि अगर ये इसको पॉजिटिव मानोगे तो इसको नेगेटिव मानो, या इसको पॉजिटिव मानोगे तो इसको नेगेटिव मानो। तो सीधी सी बात है, F1 इक्वल्स टू माइनस F2। तो F1 की जगह क्या रखोगे? डेल्टा P1 बाई टी इक्वल्स टू माइनस ऑफ डेल्टा P2 बाई टी। ठीक है, क्या होगा? टी तो कैंसिल हो जाता है, तो हमारे पास अब क्या बचेगा उसे लिखते हैं। डेल्टा P1 क्या है? M1 V1 माइनस M1 U1 इक्वल्स टू डेल्टा P2, तो यहाँ माइनस रहेगा, P2 कितना है? M2 V2 माइनस M2 U2। ये हो गया। अब इसको थोड़ा सा चेंज करते हैं अच्छे से। ये है M1 V1 माइनस M1 U1 इक्वल्स टू, माइनस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो माइनस M2 V2 प्लस M2 U2। ठीक है, तो अब क्या करो, इसको इधर लेके आ जाओ और इसको इधर लेके चले जाओ। तो M1 V1 माइनस वाला इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा M2 V2 इक्वल्स टू, इसको इधर लेके चले जाते हैं तो ये हो जाएगा प्लस M1 U1 और प्लस M2 U2। अब ये बताइए कि ये जो हमें रिजल्ट मिला, जो शुरुआत में हमने देखा था, ये पार्ट और ये पार्ट हो गया इक्वल, तो ये तो स्टेटमेंट करेक्ट हो जाता है। ठीक है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का ये प्रूफ है पूरा का पूरा, जिसमें बिफोर कोलिजन टोटल मोमेंटम विल बी इक्वल टू आफ्टर कोलिजन टोटल मोमेंटम। तो हमने इसको प्रूफ कर लिया। ठीक है, अब हम लोग कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का यूज करके रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ गन कैलकुलेट करेंगे। देखो, ये हमने गन बनाया है, ठीक, तो मान लेते हैं कि इस गन का मास है mg, ठीक, स्मॉल mg ले लेते हैं हम लोग, mg। इसके अंदर में बुलेट था पहले, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। इसका मास हम लोग मान लेते हैं mb। तो मास गन का हो गया। अब इसकी वेलोसिटी मान लेते हैं स्टार्टिंग में vg, या स्टार्टिंग में तो वेलोसिटी क्या होगा, इसका गन का वेलोसिटी जो होगा वो होगा 0। वहीं बुलेट का भी वेलोसिटी क्या होगा? 0 होगा। ठीक है, और ये है बिफोर फायरिंग, फायर नहीं किए हैं। अब जब फायर किया जाएगा तो बुलेट बाहर की तरफ जाएगा और उस समय गन को पीछे की तरफ झटका लगता है। जैसे ही यहाँ से कोई भी पिस्टन इसको स्ट्राइक करेगा, तो बुलेट को फायर किया उसने, तो बुलेट आगे बढ़ने के लिए पीछे पुश करता है, जिस वजह से गन में थोड़ा सा पीछे की तरफ झटका लगता है। इसीलिए जो भी गन चलाते हैं उसको कंधा पे रख के यहाँ पे चलाते हैं, ताकि अगर झटका भी लगे ना तो कंधा उसको संभाल ले। अगर मुंह के सामने रख के गन चलाओगे या कोई चलाता है तो मुंह पे झटका लग के मुंह कान सब बराबर हो जाएगा। तो इसके लिए क्या किया जाता है कि इसको अच्छे से होल्ड, अगर हैंड गन है तो अच्छे से होल्ड किया जाता है, अब कोई भी बड़ा वाला गन होगा तो उसको कंधे पे रखा जाता है। तो ये हो गया। अब फायर करने के बाद की बात हो रही है, तो फायर करने के बाद
आफ्टर फायरिंग क्या कहानी हो जाता है। तो ये था बिफोर फायरिंग, ओके। बिफोर की बात करते हैं, ये हम लोग आफ्टर की बात करते हैं। आफ्टर क्या हो जाएगा, मास ऑफ गन तो वही रह जाएगा, मास ऑफ गन हो जाएगा आपका mg, ठीक है। बट वेलोसिटी ऑफ गन, जिसे हम लोग कहते हैं रिकॉइल वेलोसिटी, रिकॉइल वेलोसिटी, गन का जो बैक साइड वेलोसिटी होता है ना, बैक साइड से रिकॉइल वेलोसिटी कहते हैं। इसको हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे सपोज करो vg से, ठीक है। वहीं अगर बुलेट की बात करते हैं तो मास ऑफ बुलेट क्या है, mb है, कोई दिक्कत नहीं है। तो वेलोसिटी अगर बात करेंगे, वेलोसिटी ऑफ बुलेट क्या हो जाएगा, बी बी। यहाँ तक समझ में आ गया, ये बाद की बात हो गई। अब कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या कहता है, ठीक है, टोटल मोमेंटम बिफोर फायरिंग इक्वल्स टू टोटल मोमेंटम आफ्टर फायरिंग, आफ्टर फायरिंग, ठीक है। तो टोटल मोमेंटम बिफोर की बात करते हैं, मैं इस केस की बात करता हूं सिर्फ। इसमें अगर देखो ये भी जीरो है, ये भी जीरो है, दोनों ही जीरो है, तो बिफोर मोमेंटम तो आपका दोनों रेस्ट में है, तो ये तो जीरो हो जाता है। इक्वल्स टू आफ्टर फायरिंग, आफ्टर फायरिंग गन का मोमेंटम कितना होगा, देखो गन का मोमेंटम हो जाएगा एम जी इंटू वी जी, तो गन का मोमेंटम हो जाता है एम जी इंटू वी जी। उसके बाद बुलेट का मोमेंटम कितना हो जाता है, एम बी इंटू वी बी प्लस एम बी इंटू वी बी। ये हम लोगों ने पढ़ रखा है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के हिसाब से। अब आपको निकालना क्या है, रिकॉइल वेलोसिटी। तो रिकॉइल वेलोसिटी किसे हमने माना है, वीजी को, तो वीजी निकालेंगे, इसको राइट भेज दो, लेफ्ट भेज दो, तो ये हो जाएगा माइनस एम बी वी बी इक्वल्स टू एम जी वी जी। अब एम जी को इधर भेजोगे तो क्या हो जाएगा, माइनस एम बी वी बी डिवाइड बाय मास ऑफ द गन इक्वल्स टू वी जी। इट मीन्स वी जी इक्वल टू हो जाता है माइनस एम बी बी वी डिवाइड बाय एम जी। ये हो गया आपके गन का रिक्वायर्ड वेलोसिटी। तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से आप और भी बहुत सारे इस तरह के सिस्टम का वेलोसिटी निकाल सकते हो, ठीक है। कोई बता दे टकराने से पहले ये वेलोसिटी, टकराने के बाद ये हो रहा, मास वगैरह दिया हुआ है, तो दोनों सिस्टम के लिए आप हमेशा कुछ ना कुछ निकाल सकते हो, ठीक है।